Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 13th February 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It talks about intercaste marriages, and the ideas discussed in this topic is useful for our paper 1 essay, and it can be also asked in our paper 2 Indian society part. सो सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में एक जजमेंट सुनाया है और इस जजमेंट का पहले बैकग्राउंड समझते हैं। इस जजमेंट में एक केस रजिस्टर की गई थी, जिस केस के अंदर व्हेन अ लेडी मैरिड टू अ मैन अगेंस्ट द विश ऑफ हर फैमिली, तो फैमिली की इच्छा नहीं थी बट फिर भी एक औरत ने एक दूसरे इंसान से शादी कर ली और फिर इस केस में उस लेडी के फैमिली वालों ने पुलिस कंप्लेन कर दिया और पुलिस कंप्लेन करने के बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, जो पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने उस लेडी को डायरेक्शन दिया कि आप अपने इस हस्बैंड को छोड़ दीजिए एंड कम बैक टू योर फैमिली। और फिर धीरे धीरे ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा एंड ऑफ कोर्स द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन्ड द डायरेक्टिव्स ऑफ दिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जो भी ये फैसला था, सुप्रीम कोर्ट जो पुलिस ऑफिसर्स ने ये डायरेक्टिव्स दिया था कि ये जो लेडी है इसको अपने हस्बैंड को छोड़ना होगा बिकॉज ही मैरिड अगेंस्ट द विश ऑफ हर फैमिली। सुप्रीम कोर्ट ने इस डायरेक्टिव को तो क्वेश्चन किया ही, मतलब ख़त्म तो किया ही, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अथॉरिटीज़ को, जो हायर पुलिस अथॉरिटीज़ हैं एसपी लेवल के, डीआईजी लेवल के, उन अथॉरिटीज़ को ये भी डायरेक्शन दिया है कि पुलिस डिपार्टमेंट को ट्रेन किया जाए कि वो इन मामलों को थोड़ा और क्रिटिकल तरीके से हैंडल करे, थोड़ा सा और ह्यूमन तरीके से हैंडल करे। और फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है दैट एजुकेटेड यंगस्टर्स आर शोइंग द वे फॉरवर्ड टू रिड्यूस कास्ट एंड कम्युनिटी टेंशंस इन इंडिया बाय टाइंग नॉट इन इंटर मैरिजेज। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इंटर कास्ट मैरिजेज या इंटर रिलीजन मैरिजेज हो रही हैं, ये एक तरीका है हमारे देश के अंदर जो कास्ट बेस्ड या कम्युनिटी बेस्ड टेंशन्स हैं इनको ख़त्म करने का। दिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू रिड्यूस कम्युनल डिसहार्मनी इन आवर कंट्री। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है इसको आप अपने एसे पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कभी भी कम्युनल डिसहार्मनी पे सवाल आ जाए तो, या फिर इंडियन सोसाइटी के चेंजिंग नेचर में आप इसको लिख सकते हैं कि कैसे इंडियन सोसाइटी के अंदर जो कम्युनल डिसहार्मनी कम हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिलेटिवली, उसके पीछे एजुकेटेड यूथ एंड इंटर कास्ट मैरिजेज, इंटर रिलीजन मैरिजेज का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल फिलहाल में इसको माना है, ऐसा आप लिख सकते हैं। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसी तरीके के आइडियाज़ दिए थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा था इन हिज एसे एनिलेशन ऑफ कास्ट में, उन्होंने कहा था दैट आई एम कन्विंस्ड दैट द रियल रेमेडी इज़ इंटर मैरिजेज। उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन को अगर ख़त्म करना है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि कास्ट को ही ख़त्म कर दिया जाए और कास्ट को ख़त्म करने का एक ही तरीका है इंटर कास्ट मैरिजेज। एक बार जब इंटर कास्ट मैरिजेज चालू हो जाएंगे तो फिर अपने आप कास्ट सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके का ओपिनियन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का। लेकिन अगर बी आर अम्बेडकर साहब और महात्मा गांधी जी के बीच का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन समझा जाए ऑन कास्ट बेस्ड, तो आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच में वाइड डिफरेंसेस थे। दे हैड ए कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज अबाउट हिंदू रिलीजन एंड कास्ट सिस्टम। तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के भी आइडियाज़ को जरा समझते हैं कि कैसे उनमें डिफरेंसेस थे। महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी वाज अ डिवाइड हिंदू, मतलब वो हार्डकोर हिंदुइज्म के जो बिलीव्स हैं उनको फॉलो करते थे। ही बिलीव्ड इन सनातन हिंदू ट्रेडिशन एंड ही एक्सेप्टेड कास्ट सिस्टम इन हिंदुइज्म। उनका मानना था कि कास्ट सिस्टम को ख़त्म नहीं करना चाहिए, कास्ट सिस्टम को कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन हाँ, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देयर इज़ अ नीड टू रिफॉर्म कास्ट सिस्टम इन हिंदुइज्म। देखिए, महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि अलग अलग कास्ट के लोग अलग अलग काम करते हैं, जैसे लुहार अपना काम करता है, गोल्ड स्मिथ अपना काम करता है, तो इससे एफिशिएंसी प्रमोट होती है और एक दूसरे के काम में जब लोग दखल अंदाजी नहीं करते हैं तो उससे कम्युनल हार्मनी भी बनी रहती है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्किल ट्रांसफ़र होता है। जैसे कोई पॉटर है तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पॉटर का वो स्किल पास कर रहा है, तो एफिशिएंसी भी बनी रहती है, जो ट्रेडिशनल स्किल है वो भी बना रहता है और कम्युनल डिसहार्मनी भी नहीं होती।
ही सब लोगों को बराबर का लगभग रोजगार मिलता है विथ हेल्प ऑफ दिस कास्ट सिस्टम। तो महात्मा गांधी सॉ कास्ट सिस्टम इन अ पॉजिटिव फ्रेमवर्क एंड ही जस्टिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट सिस्टम, कि कास्ट सिस्टम बना रहना चाहिए, उससे लोगों का काम काज उसी हिसाब से डिसाइड होता है और समाज में हार्मनी बनी रहती है। लेकिन साथ ही साथ महात्मा गांधी ने कहा कि कास्ट सिस्टम को थोड़ा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। उसमें जो एक्सप्लॉयटेशंस हैं, ऐसा माना जाता है कि ये काम करने वाले लोग छोटे हैं, वो काम करने वाले लोग बड़े हैं, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। हर काम अपने आप में ज़रूरी है। दिस काइंड ऑफ कंसेप्शन नीड्स टू बी ब्रॉट एंड ही वॉज ऑफ कोर्स अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने तो इनफैक्ट जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, जो सो कॉल्ड छोटे जात के माने जाने वाले लोग हैं, उनके लिए उन्होंने एक अलग से नाम ही यूज किया था, हरिजन, सन ऑफ गॉड। उनको हरिजन नाम देकर के महात्मा गांधी ने उनको एक स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल दर्जा देने की कोशिश की थी। तो महात्मा गांधी उनको हरिजन बुलाते थे। लेकिन महात्मा गांधी के इस आइडिया को स्ट्रॉन्ग तरीके से कंडेम करते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनफैक्ट महात्मा गांधी जिस तरीके से पूरे हिंदुइज्म को मानते थे, बी आर अम्बेडकर वाज स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदुइज्म। उनका मानना था कि जब तक हिंदुइज्म रहेगा तब तक कास्ट सिस्टम रहेगा, और जब तक कास्ट सिस्टम रहेगा तब तक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन रहेगा ही। अगर कास्ट सिस्टम है तो अपने आप कोई ऊंचा जात होगा, कोई नीचा जात होगा, और जो नीचे जात का होगा अपने आप उसके खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन होगा ही। और यही कारण है कि बी आर अम्बेडकर साहब ओरिजिनली तो देखो हिंदुइज्म में बिलोंग करते थे, लोअर कास्ट के हिंदुइज्म को बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने हिंदुइज्म को छोड़ करके बुद्धिज्म को अपना लिया। और उन्होंने महात्मा गांधी के इस डिसीजन को कि लोअर कास्ट के लोगों को हरिजन कहना चाहिए, इसको बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि भाई आपने तो उनको हरिजन बोल करके परमानेंट ब्रांडिंग कर दी है कि तुम छोटे जात के लोग हो। भले आप उसको हरिजन बुलाओ या जो बुलाना है बुलाओ, बट आपने उसकी परमानेंट ब्रांडिंग कर दी है, और अब उसके खिलाफ इटर्निटी तक, आने वाले तमाम समय तक उसके खिलाफ अब डिस्क्रिमिनेशन होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा, जस्ट बिकॉज यू हैव ब्रांडेड देम एज हरिजन। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मानना था कि जब तक हिंदुइज्म है तब तक कास्ट सिस्टम, और जब तक कास्ट सिस्टम है तब तक एक्सप्लॉयटेशन है। तो कास्ट सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया जाए पूरी तरह से। और कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है इंटर कास्ट मैरिजेज, और इसी तरीके का ओपिनियन अभी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एजुकेटेड यंगस्टर्स आर शोइंग द वे बाय गेटिंग इनटू इंटरकास्ट मैरिजेज एंड प्रमोटिंग कम्युनल हार्मनी। तो ये सारी आइडियाज़ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको इंडियन सोसाइटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में, अपने इस डायरेक्टिव में 2017 के अपने ही केस का फिर हिंट्स लिया है, उससे अपने इस जजमेंट को डेवलप किया है। देखिए, एक बात तो आपको पता होगी कि सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई जजमेंट देती है तो पुराने किसी जजमेंट का रेफरेंस देती है कि हमने उस जजमेंट में भी ऐसा ही बोला था और उस जजमेंट के हिसाब से हम ये जजमेंट भी दे रहे हैं। नया जजमेंट भी दे सकती है, बट इन जनरल बहुत बार जब वो कोई जजमेंट सुनाती है तो पुराने जजमेंट के रेफरेंस से अपने नए जजमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जब नया जजमेंट सुनाया है कि इंटरकास्ट मैरिजेज आर गुड टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी, उसको जस्टिफाई भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए 2016 में हमने कहा था इन पुट्टा स्वामी केस दैट राइट टू प्राइवेसी is a fundamental right available to an individual under Article 21 of the Indian Constitution। इसी पुट्टा स्वामी जजमेंट के राइट टू प्राइवेसी को हमने फर्दर एक्सप्लोर करके, इंटरप्रेट करके 2017 में इन हरिया केस, हमने इन 2018 इन हरिया केस वी सेड दैट right to marry a person of my choice or of a choice of a person is fundamental right। देखिए 2016 पुट्टा स्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है। और फिर 2018 हरिया केस, हरिया देखिए ये एक वुमेन थी, हरिया फ्रॉम केरला, और इन्होंने अपनी रिलीजन को बदल करके एक मुस्लिम पर्सन से शादी कर ली। उस मुस्लिम पर्सन का नाम था सफ़ीन जहान। अब जब इन्होंने मुस्लिम पर्सन से शादी कर ली तो इनके खिलाफ केस कर दिया गया। जब ये मामला केरला हाई कोर्ट में पहुंचा तो फिर केरला हाई कोर्ट ने इस मैरिज को इलीगल डिक्लेयर कर दिया कि ये मैरिज गलत है। लेकिन फिर हरिया ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनके मैरिज को लीगल डिक्लेयर कराया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, पुट्टा स्वामी जजमेंट के हिसाब से राइट टू प्राइवेसी तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, और राइट टू प्राइवेसी का ही हिस्सा है
योर राइट टू मैरिज। तो तुम किससे शादी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम्हारा प्राइवेट मैटर है, उसमें स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। सो इन दिस वे एक्सटेंडिंग द पुट्टास्वामी जजमेंट दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, द सुप्रीम कोर्ट सेड इन हरिया केस इन 2018 दैट राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ चॉइस इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट। और इस हरिया केस के जजमेंट से इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हुए इस केस में वापस से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरकास्ट मैरिजेज आर कंप्लीटली लीगल और इसमें किसी और का कोई भी इंटरवेंशन जस्टिफाइबल नहीं है। इंटरकास्ट मैरिजेज को प्रमोट करने के लिए हमारे देश में एक कानून भी है जिसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। देखिए, जैसे दो लोग हिंदू धर्म के हैं और वो अगर शादी करना चाहते हैं तो दे हैव एन ऑप्शन कि दे कैन गो अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। अगर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं तो दे कैन गो अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसके हिसाब से अपनी शादी को रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन अगर दो अलग अलग धर्म के लोग हैं या फिर कोई एक ऐसे लोग हैं जो धर्म में नहीं मानते और वो अपनी शादी को धर्म के हिसाब से नहीं बल्कि सेकुलर तरीके से रजिस्टर करना चाहते हैं, उनके लिए है स्पेशल मैरिज एक्ट। इस स्पेशल मैरिज एक्ट में इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट मैरिजेज रजिस्टर होते हैं। दिस एक्ट इंक्लूड्स हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, जैन, बुद्धिस्ट। तमाम, मान लो किसी हिंदू इंसान को जैन इंसान से शादी करनी है तो अपनी शादी को वो लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करा सकते हैं। इन दिस स्पेशल मैरिज एक्ट नो रिलीजियस फॉर्मेलिटीज आर फॉलोड। आप कोर्ट में बस जाएंगे अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, आप साइन करेंगे एंड द मैरिज विल बी सोलमनाइज्ड। The consent of family or community is not necessary under special marriage act। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about Major Ports Authorities Bill 2020. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. So सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर दिया है, मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज़ बिल, और ये कानून अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दिया गया है उनके हस्ताक्षर के लिए, उनके एसेंट के लिए। तो अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो इसको साइन कर ही देंगे एंड इसके साथ ही ये कानून अब एक्ट बन जाएगा एंड विल बी रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। दिस बिल वाज मूव्ड इन द पार्लियामेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। अब इस बिल का जो एक्ट बन चुका है, मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज़ एक्ट, इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। तो देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि जो पोर्ट्स हैं हमारे देश के, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए और उनको और प्रोफेशनल तरीके से रन किया जाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से रन किया जाए, ताकि हमारे देश का जो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन है, कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन है या इंटरनेशनल वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, वो और ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोफेशनल बन सके। इस बिल के इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखते हैं। तो इट विल प्रोवाइड मोर कॉम्पैक्ट सिस्टम रिगार्डिंग गवर्नेंस ऑफ द पोर्ट्स। देखिए, इस बिल से पहले, मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज़ एक्ट से पहले एक एक्ट था मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1963। इस एक्ट के हिसाब से पोर्ट्स को रन किया जाता था और ये एक्ट जो है काफ़ी पुराना हो गया था। इसमें कई सारे ऑब्सोलीट प्रोविजंस थे। ऑब्सोलीट मतलब रिडंडेंट, जिसका कोई काम ना हो। पुराने ज़माने के प्रोविजंस चले आ रहे थे। सो मेनी प्रोविजंस वेयर ओवरलैपिंग। यही बात इस सेक्शन में भी कही गई है, ऐसी ही बात दूसरे सेक्शंस में भी कही गई है और बहुत बार दो सेक्शंस में कॉन्ट्राडिक्शंस भी आते थे। मतलब अननेसेसरी कन्फ्यूजिंग था, पुराना हो चुका था ये कानून, मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1963, और इस कारण से इस कानून को हटा करके मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ एक्ट 2020 लाया गया। इट इज़ मोर कॉम्पैक्ट, इट इज़ मोर सिंप्लीफाइड एज फार एज कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द पोर्ट अथॉरिटीज़ कंसर्न। पहले का जो कॉन्सेप्ट था अंडर मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, उसके हिसाब से एक ट्रस्ट बनाई जाती थी जो एक पोर्ट को मैनेज करे, लेकिन अब एक नॉर्मल बोर्ड बनाई जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस न्यू एक्ट। जैसे किसी प्राइवेट कंपनी या किसी पब्लिक सरकारी कंपनी का एक बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, उसी तरीके की एक बोर्ड ऑफ मेंबर्स बनाई जाएगी पोर्ट्स की भी, और वो बोर्ड ऑफ पोर्ट अथॉरिटी मिलकर के फैसला लेगी रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द पोर्ट मैनेजमेंट। तो इस हिसाब से ये पोर्ट का मैनेजमेंट और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, प्रोफेशनल तरीके से रन किया जाएगा जैसे कोई कंपनी रन होती है। उसके अलावा एक सेपरेट अथॉरिटी को डेवलप किया गया है, टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स। इस अथॉरिटी का काम होगा कि जो टैरिफ्स हैं वो फिक्स करे। टैरिफ्स मतलब रेट, एक जगह से दूसरे जगह का ट्रांसपोर्टेशन का जो रेट है उसको लेकर के भी कई दफ़ा जो पोर्ट्स अथॉरिटीज़ हैं और जो शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन के प्राइवेट कंपनियां, उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए टैरिफ्स अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स को रीडेवलप किया गया है। एक एडजुडिकेटरी बोर्ड होगा दैट विल लुक इनटू डिस्प्यूट्स बिटवीन पोर्ट एंड प्राइवेट प्लेयर्स रिगार्डिंग पीपीपी प्रोजेक्ट। देखिए, होता क्या है कि पोर्ट तो बहुत बड़ा होता है, पोर्ट के अंदर अलग अलग टर्मिनल होते हैं और एक एक टर्मिनल को डेवलप करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि भाई आप इस
पोर्ट के इस पर्टिकुलर टर्मिनल को डेवलप करो, ईस्टर्न टर्मिनल 1, ईस्टर्न टर्मिनल 2, इस तरीके के कई सारे टर्मिनल्स होते हैं, तो एक टर्मिनल को डेवलप करो। तो प्राइवेट प्लेयर उस टर्मिनल को डेवलप करता है अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, लेकिन कई दफ़ा उस प्राइवेट प्लेयर और सरकार के जो पोर्ट्स अथॉरिटीज़ के मेंबर्स हैं उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है कि भाई तुमने ये काम अच्छे से नहीं किया या ये ऐसे कर दिया, तो कुछ भी डिस्प्यूट हो जाता है, तो पब्लिक प्राइवेट डिस्प्यूट्स हो जाते हैं इन पोर्ट्स एरियाज। अब उन सारे पब्लिक प्राइवेट डिस्प्यूट्स को पहले केसेस जाते थे कोर्ट्स में, और कोर्ट्स में मामला बहुत डिले हो जाता था। अब कोर्ट में ना जाकर के इस तरह के जो डिस्प्यूट्स के मामले हैं, दे विल बी सेंट टू एन एडजुडिकेटरी बोर्ड दैट हैज़ बीन स्पेशली क्रिएटेड अंडर मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 2020 टू रिजॉल्व पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स डिस्प्यूट्स। अब देखिए जरा सा, हमारे देश के अंदर टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 12 मेजर कोस्टल पोर्ट्स हैं। पहला देखिए कांडला पोर्ट इन गुजरात, फिर मुंबई एंड JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन महाराष्ट्र, फिर पंजी एंड गोवा पोर्ट इन गोवा, मैंगलोर पोर्ट इन कर्नाटका, कोची पोर्ट इन केरला, टूटीकोरिन in Tamil Nadu and Ennore port in again Tamil Nadu, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Paradip in Orissa and हल्दिया इन वेस्ट बंगाल। ये 12 मेजर पोर्ट हैं। और हमारे देश का जो भी ट्रेड होता है 95% ऑफ इंडियाज ट्रेड बाय वॉल्यूम वाइज 95% ट्रेड कोस्टल शिपिंग से होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, और वैल्यू वाइज ओवरऑल जो कॉस्ट वाइज 70% ऑफ आवर ट्रेड इज कंडक्टेड थ्रू कोस्टल शिपिंग। तो मुद्दा ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो कोस्टल शिपिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं इनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उनको और प्रोफेशनल तरीके से रन करने की ज़रूरत है, और इसी कारण से ये मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज़ एक्ट 2020 लाया गया है। इसके अलावा पोर्ट्स को लेकर के और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं, जैसे कि सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6 न्यू मेगा पोर्ट्स विल बी डेवलप्ड इन द कंट्री। उसके अलावा 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया है इन ऑटोमेटिक रूट फॉर पोर्ट एंड हार्बर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। तो कोई भी अगर प्रोजेक्ट है जिसमें कोई भी कंपनी है जो पोर्ट मेंटेनेंस या कंस्ट्रक्शन का काम करती है, उस कंपनी में 100% FDI अलाउड है। टैक्स एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, 10-year टैक्स हॉलीडे टू इंटरप्राइजेस दैट डेवलप एंड मेंटेन एंड ऑपरेट पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज एंड इनलैंड पोर्ट्स। तो कोई भी अगर ऐसी कंपनी है जो पोर्ट्स को डेवलप करने का काम कर रही है या इनलैंड पोर्ट को डेवलप करने का काम करेगी, उस कंपनी को 10 साल के लिए टैक्स छूट दी जाएगी। तो ये सब कुछ स्टेप्स लिए गए हैं हमारे यहाँ पे पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। एक बार जरा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में जरा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, वाटर ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड मतलब किसी रिवर के ऊपर या लेक के ऊपर या कैनाल के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें बोट या स्टीमर का इस्तेमाल करते हैं, दे आर पार्ट ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। दूसरा होता है ओशन वाटर ट्रांसपोर्ट। ओशन वाटर ट्रांसपोर्ट भी 2 तरीके का होता है, कोस्टल शिपिंग एंड ओवरसीज शिपिंग। कोस्टल शिपिंग में कैसा होता है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे हल्दिया से पारादीप या पारादीप से विशाखापट्टनम, तो ये होगा कोस्टल शिपिंग। इसमें भी होता है पैसेंजर या कार्गो मतलब माल ढोने वाली, जो फ्रेट ढोने वाली जो बोट्स होते हैं। ओवरसीज शिपिंग भी इस तरीके के होते हैं, कार्गो या पैसेंजर टाइप को। ओवरसीज शिपिंग में कैसा होगा, एक देश से दूसरे जगह पे दूसरे देश में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो दिस इज ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन। The next article is taken from economy segment. It talks about tax buoyancy and this topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. So देखिए करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे साहब ने हाल फिलहाल में कहा कि हमारे देश की टैक्स बुएंसी 1.16 तक पहुंच जाएगी बाई 2022। हाँ, अभी हाल फिलहाल में इन फिजिकल ईयर 2020 एंड 2021 और टैक्स बुएंसी इज इन निगेटिव टेरिटरी, और अब ये पॉजिटिव टेरिटरी में जा करके वो 1.16 तक पहुंच जाएगी। नेगेटिव टेरिटरी होना मतलब 1 से नीचे होना, पॉजिटिव मतलब 1 से ऊपर होना। तो अब जरा समझते हैं। देखिए, ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आर्टिकल मैंने बस इसलिए कवर किया ताकि मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है टैक्स बुएंसी उसका मतलब समझा सकूं। तो देखिए, टैक्स बुएंसी का डेफिनेशन, इट्स अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रिसीव्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी। तो जिस हिसाब से जीडीपी बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारा सरकार का टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ रहा है, उसको हम कहते हैं, उस रेशियो को कहते हैं टैक्स बुएंसी। मान लीजिए कि 1% अगर हमारा जीडीपी बढ़ा, हमारा जीडीपी है 1 लाख रुपए का मान लीजिए, और सरकार की कमाई है 1,000 रुपए की,
और अगर हमारा जीडीपी उस हिसाब से फिर 1% अपना बढ़ता है, तो सरकार की जो टैक्स की कमाई है अगर वो 1% बढ़ती है तो हम लोग कहेंगे टैक्स बुओयेंसी इज 1, क्योंकि जीडीपी 1% बढ़ा और टैक्स कलेक्शन ओवरऑल टैक्स से रेवेन्यू भी 1% बढ़ा। तो रेशियो जीडीपी बुओयेंसी, दैट मीन्स रेशियो ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी एंड रेशियो ऑफ इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन इज 1:1। लेकिन अगर टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो गया, जीडीपी खाली 1% बढ़ा और टैक्स कलेक्शन बढ़ गया 1.16%, तो हम कहेंगे कि टैक्स बुओयेंसी इज 1.16। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्स बुओयेंसी, कि जिस रेट से जीडीपी बढ़ रही है क्या उस रेट से ज़्यादा से अगर हमारी टैक्स कलेक्शन या टैक्स रेवेन्यू बढ़ रही है तो हम कहते हैं टैक्स बुओयेंसी ऑन द पॉजिटिव साइड, इट इज़ मोर देन 1। अगर टैक्स बुओयेंसी इज लेस देन 1, मतलब जिस रफ्तार से हमारी जीडीपी बढ़ रही है उस रफ्तार से हमारी सरकार की टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ पा रही है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ हिंट्स भी लगेंगे, आप इन सारे टर्म्स को भी देख सकते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। The next article is taken from Assam segment. It is about Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam economy point of view. तो देखिए न्यूज़ काफ़ी सरल है। 2015 में भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करने की स्कीम। उस स्कीम का नाम था मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग तो आप जानते ही हैं, जिसमें फार्मिंग के अंदर जो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका इस्तेमाल ना करके जो नेचुरली जो मैन्योर्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे एनिमल काउ डंग से जो मैन्योर बनाए जाते हैं, फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है कि आपके घर में जो भी फूड वेस्टेज हो गया या एग्रीकल्चरल रेसिड्यू बच गया या काउ डंग हो गया या इस तरह के जो भी कैटल्स के डंग होते हैं, उनको अगर रेसिड्यू उनकी बनाई जाए तो उससे बायोगैस निकलता है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं गोबरधन स्कीम में। और जो बचा हुआ रेसिड्यू होता है इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज मैन्योर्स, एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर हेल्दी फॉर अस, क्योंकि उससे जो प्रोडक्ट्स उगते हैं दे आर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में फिर वो केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं होते हैं जिसका हमारी बॉडी पे कई दफ़ा निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो मुद्दा ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को, कॉमर्शियल लेवल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेवलप करने के लिए 2015 में एक स्कीम चलाई गई थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। उस स्कीम का नाम था मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और लगभग हर साल ऑन एन एवरेज 134 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं ऑन दिस स्कीम, और लगभग 5 सालों से स्कीम चल रही है। और इस 5 सालों में लगभग 74,888 हेक्टेयर एरिया को इस स्कीम के अंतर्गत लाया गया है। मतलब 74,880 हेक्टेयर एरिया में लगभग कॉमर्शियल ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अंडर दिस मिशन या स्कीम। करंट न्यूज़ ये है कि बजट 2021 में, इस साल बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हम लोग लगभग जो एलोकेशन है इस स्कीम को, पिछले 5 सालों का एवरेज एलोकेशन था 134 करोड़, उस एलोकेशन को बढ़ा करके 200 करोड़ कर देंगे आने वाले 3 सालों के लिए। और कम से कम हम कोशिश करेंगे कि 1 लाख हेक्टेयर एक्स्ट्रा एरिया, एडिशनल एरिया हम लोग कॉमर्शियल ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत ले आए। तो इससे होगा क्या कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का हब बनेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली आसाम, और आसाम से फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की पोटेंशियल्स भी डेवलप होंगी और कॉमर्शियल क्रॉप्स के एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल डेवलप होगा। तो ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आसाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस स्कीम का जिक्र कर सकते हैं एज ए रिसेंट स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स बजट टू प्रमोट एग्रीकल्चर सेक्टर एंड ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन आसाम। 1 लाख हेक्टेयर एक्स्ट्रा एरिया कॉमर्शियल ऑर्गेनिक फार्मिंग में लाया जाएगा और इसके लिए 200 करोड़ हर साल खर्च किए जाएंगे। कीप इट इन माइंड, ये बजट में हाल फिलहाल में अनाउंस किया गया है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट. इट इज अबाउट रीजनल स्टार्टअप इंक्यूबेशन इन असम. दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. तो करंट न्यूज समझते हैं. देखिए, असम सरकार ने 3 अलग अलग असम के रीजनल सेंटर्स में इंक्यूबेशन सेंटर खोलने का फैसला लिया और ये छोटे छोटे इंक्यूबेशन सेंटर होंगे, इसलिए इनका नाम दिया गया है नैनो इंक्यूबेशन सेंटर. देखिए, इनॉग्रेशन ऑफ नैनो इंक्यूबेशन सेंटर एट 3 प्लेसेस, कचार, डिब्रूगढ़ एंड कोकराझार. तो ये 3 जगहों पे नैनो इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे. ऑलरेडी एक मेन स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर असम सरकार खोल चुकी है इन गुवाहाटी आंबाबारी एरिया. उस इंक्यूबेशन सेंटर का नाम है द नेस्ट.
एक बार जरा ब्रीफली ये भी समझ लेते हैं कि स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स या स्टार्टअप इंक्यूबेटर होते क्या हैं। देखिए, जो स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स होते हैं या इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, दे आर एन इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प न्यू एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप्स टू डेवलप देयर बिजनेस। तो कोई नया स्टार्टअप है, उसको ये लोग मदद करते हैं अपने स्टार्टअप को ग्रो कराने में, अपने स्टार्टअप को डेवलप करा करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने में स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स हेल्प करते हैं। नॉर्मली स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स जो होते हैं वो एनजीओज होते हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करती है ताकि वो देश के या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के जो स्टार्टअप्स हैं उनकी हेल्प कर सके इन ऑर्डर टू डेवलप देयर बिजनेस। ये जो स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स होते हैं जनरली दे हेल्प इन सोर्स ऑफ फंडिंग। तो जो नए नए बिजनेसेस होते हैं उनको ये लोग फंड रेज करने में मदद करते हैं मार्केट से। उसके अलावा दे ऑल्सो हेल्प देम इन फाइंडिंग अ प्लेस टू ऑपरेट। उनको जगह दिला देते हैं सस्ते दामों पर, उनको थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट दे देते हैं, थोड़ा सा ऐप वैप बनवा देते हैं कि वो आराम से अपने बिजनेस को रन कर सके। तो इस तरीके से इंक्यूबेशन सेंटर हेल्प करते हैं नए नए स्टार्टअप्स को। और ऑलरेडी हमारे असम स्टेट में आंबाबारी एरिया में इंक्यूबेशन सेंटर असम सरकार खोल चुकी थी, द नेस्ट। अब 3 रीजनल या नैनो इंक्यूबेशन सेंटर खोले गए हैं कचार, डिब्रूगढ़, कोकराझार में। अगर कभी सवाल आ जाए कि स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम टू प्रमोट स्टार्टअप्स, आप इस स्टेप को जरूर मेंशन करेंगे। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 405 to 407. Topic number 405 is Arunoday. Arunoday is the first Assamese language magazine published from Sibsagar, Assam in 1846. Its publisher was Oliver Thomas Cutter. Nathan Brown was the first editor of Arunoday. Its final issue was in 1883. Please attempt this question based on topic number 405. Topic number 406 is Hemkosh. It is the first etymological dictionary of Assamese and it was first compiled by Hemchandra Barua and it was first published in 1900. Please attempt this question based on topic number 406. Topic number 407 is about Gyanpith Award. Dr. Birendra Kumar Bhattacharya was the first Assamese writer to win Gyanpith Award. He won this award in 1979 for his novel Mrityunjay. Indira Goswami is the second Assamese writer to receive this award in 2000. And there are only 2 persons from Assam who have received Gyanpith Award so far. Please attempt this question based on topic number 407. This is the answer of question number 402 to 404 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Which of the following statements are true about circular economy? It produces less wastage as compared to linear economy. Absolutely correct. It is least cost efficient as compared to recycle economy. This is wrong. It is more efficient. The correct answer will be option A, one only. And which of the following statements are true regarding vote on account? An outgoing government seeks vote on account. Absolutely correct. Vote on account is a matter of convention and no provision regarding it in the constitution. This is wrong. There is article 116 that talks about vote on account. So the correct answer will be option A, one only. That's all from our side for today. Thanks for watching.